हेलो नमस्कार सभी यूपीएस फ्रेंड्स को। आज मैं पढ़ा रहा हूँ प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुप्त काल, गुप्ता डायनेस्टी पढ़ा रहा हूँ। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे मौर्य काल में पढ़ा दिया था, अब इसके बाद मैं गुप्त काल पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में मैं विजयनगर साम्राज्य पढ़ाऊँगा, क्योंकि इनसे हर एग्ज़ाम में यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। वैसे गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आज तक को रिकॉर्ड है कि आता है, या तो संस्कृति से या अभिलेख से या उनके सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हम आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं गुप्त काल। मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। घटोत्कच गुप्त श्री गुप्त का उत्तराधिकारी था। श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी गुप्त वंश की? श्री गुप्त ने 275 में। गुप्तों के पूना एवं सिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों से, क्या ताम्रपत्र अभिलेखों से घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी को प्रथम गुप्त राजा कहा गया। किससे अभिलेख मिला ये गुप्तों का? पूना एवं सिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों से। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी में महाराजा की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम गुप्त शासक था। प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह किया था। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी का वास्तविक नाम काच था। क्या था? वास्तविक नाम काच था। विजय के उपरांत इसने समुद्रगुप्त नामक उपाधि धारण की। यह भगवान विष्णु का उपासक था। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन, जिसने इलाहाबाद के प्रयाग प्रस्तुति लेख में समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किया। इलाहाबाद का प्रयाग प्रस्तुति लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। वो किसने लिखा था? हरिसेन ने। बी सिमत ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा। इसने धरणीबंध पृथ्वी को बांधना अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए चित्र से लगाया गया। श्रीलंका नरेश मैकबर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। किसने अनुमति मांगी थी? श्रीलंका नरेश मैकबर्मन ने समुद्रगुप्त से गया कहाँ पर है? बिहार में एक बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। फिर हम देखते हैं गुप्तकालीन आर्थिक शब्दावली। जैसे भाग, राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा। भोग, राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर। उपरंग, स्थायी काश्तकारों के लिए कर। ऊपरी कर, अस्थायी कृषकों के लिए कर। पूछ सकता हूँ उपरंग क्या है, ऊपरी कर क्या है। हिरण्य, नगद के रूप में लिया जाने वाला कर। बिष्टि, निःशुल्क या बेगार श्रम। दिनार, स्वर्ण मुद्राएं। अग्रहार, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि। ये पूछा गया कि उसने प्रीलिम्स में अग्रहार क्या है, तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहते थे। गुप्तकालीन रचनाएं, जैसे माल विकाग्निमित्रम, कालिदास अग्निमित्र एवं माल विका की प्रणय कथा थी। ये किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी। और इसमें अग्निमित्र एवं मालविका की एक प्रेम के बारे में लिखा था। फिर है अभिज्ञान शकुंतलम। ये किसने लिखा था? कालिदास जी ने। दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा थी। फिर है मुद्रा राक्षस। ये विशाखा दत्त ने लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन विश्लेषण एवं कथा, इससे संबंधित है मुद्रा राक्षस।
तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाखा दत्त ने। ये गुप्तकालीन रचनाएं थी। इसके बाद में हम देखते हैं विक्रमो वर्षियम, ये भी कालिदास ने लिखा था। सम्राट पुरुरवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी। फिर है मृच्छकटिकम, ये शूद्रक ने लिखा था। किसने लिखा था? शूद्रक ने। ये चारु दत्त एवं बसंत सेना की प्रेम गाथा थी। फिर है स्वपन बास दत्तम, ये बास ने लिखा था। ये महाराज उदयन एवं बास दत्ता की प्रेम कथा थी। फिर है देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखा दत्त ने लिखी थी। विशाखा दत्त ने। ये चंद्रगुप्त सेकंड दोबारा शक राजा का वध एवं ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी से विवाह। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने। तो ये इम्पोर्टेंट रचना है गुप्तकालीन में। कौन कौन सी? माल विकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान सुकुतलम, ये कालिदास जी ने लिखी दोनों। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा। उसके बाद में विक्रम वर्षियम कालिदास ने लिखा। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा। स्वपन बास दत्तम बास ने लिखा। और देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त ने लिखा। ये आप याद रखना, क्योंकि कभी कभी जैसे माल का विकाग्नि मित्र में पूछा था, जिसमें एक प्रेम कहानी थी, ये किस ग्रंथ से संबंधित है, तो ये भी ऐसे याद रखना आप ना। फिर है यन रचनाएं, जैसे 10 कुमार चरितम किसने लिखा था? दंडी ने। फिर क्याबाद्रस किसने लिखा? दंडी ने। अमर कोश ने किसने लिखा था? अमर सिंह ने। व्रत संहिता किसने लिखी? ब्राह्मीण ने। पंच सिद्धांतिका किसने लिखी? ब्राह्मीण ने। ब्रह्मा सिद्धांत किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट ने लिखा था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। कामसूत्र किसने लिखा? वात्स्यायन ने। और चरक संहिता चरक ने लिखा था। चरक संहिता चरक ने लिखा था। कामसूत्र ये वात्स्यायन ने लिखे थे। ये भी गुप्तकालीन रचनाएं है। आगे देखते हैं जो समुद्र गुप्त के पदाधिकारी कौन कौन से थे। उनमें संधि विग्रहिक, संधि एवं युद्ध का मंत्री होता था। कौन? संधि विग्रहिक। फिर है कुमारमात्य। कुमारमात्य किसे? गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था। फिर खाद्यपाकिक, ये राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष था। और मारदंडाई को तो आप जानते हैं न्यायाधीश है। तो इसमें संधि विग्रह के बारे में ध्यान रखना। और कुमारमात्य ये गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था। मेरी थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम है, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, फिर भी आपको मैं सामने ये शब्दावली के साथ में पढ़ा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ लेना। बाकी मैं इस गलती को सुधारने के लिए कोशिश करूँगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी धोत्र बताया गया। रामगुप्त ने शक राजा से पराजित होकर प्रजा की रक्षा हेतु अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक को देना स्वीकार किया गया। चंद्रगुप्त सेकंड 375 से 414 ईस्वी में ने नागवंश की राजधानी कुबेर नागा से विवाह किया। किससे विवाह किया? नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से। चंद्रगुप्त सेकंड ने उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई। किसको बनाई? उज्जैन को। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त ने चलाए शकों की विजय पर। चंद्रगुप्त सेकंड ने, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले नवरत्न कौन से थे? ये याद रखना जरूर। ब्राह्मीण, अमर सिंह, कालिदास, बैताल भट्ट, घटकरपर, छपनक, बरूची, शंकु, धन्वंतरी। कौन कौन से थे? ब्राह्मीण, अमर सिंह, कालिदास, बैताल भट्ट, घटकरपर, छपनक, बरूची, शंकु, धन्वंतरी। अब हम आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त के व्याघ्रशाली के सिक्के मिले थे। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनाया था? आज कुतुब मीनार के पास में स्थित है। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लौह स्तंभ का अभिलेख महरौली में।
दक्षिण दिल्ली में मेहरौली स्थित लोह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। चीनी यात्री फाह्यान 399 से 411 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। फाह्यान ने नालंदा में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र की अस्थियों से निर्मित स्तूप का उल्लेख किया। फिर है कुमार गुप्त प्रथम। इनका शासनकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी में को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के काल में पुष्यमित्र नामक जाति ने आक्रमण किया था। कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? याद रखने वाला टॉपिक है, कुमारगुप्त प्रथम ने के शासनकाल में। और कुमारगुप्त प्रथम के काल में पुष्यमित्र नामक जाति ने आक्रमण किया था। फिर है स्कंदगुप्त। इनका शासनकाल 455 से लेकर के 467 ईस्वी के समय हुसैनबाज के नेतृत्व में सर्वप्रथम हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। हुणों को परास्त कर स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त को शुक्रादित्य, देवराय और परिक्षिप्त वृक्षा कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? स्कंदगुप्त को शुक्रादित्य, देवराय और परिक्षिप्त वृक्षा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने हुणों को परास्त किया था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। ये कहाँ पर है? सुदर्शन झील गुजरात में। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त। कौन था? भानुगुप्त। तो हमने गुप्त शासकों के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन स्थापत्य। क्या? कला। गुप्तकालीन कला। गुप्त काल को भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। किसको? भारतीय इतिहास और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर कौन कौन से? देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर तिंगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर एरन का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? सागर मध्य प्रदेश में। भूमरा का शिव मंदिर सूतना मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर भीतरी गांव का कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर नागौद का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कलिंग शैली से संबंधित मंदिर थे। इसमें कुछ पंचायतन शैली के भी मंदिर है। एक बार हम मंदिर देख लेते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तिंगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। एरन का विष्णु मंदिर कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश में। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर है? सतना मध्य प्रदेश में। और नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतरी गांव का कृष्ण मंदिर कहाँ? कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और नागौद का शिव मंदिर कहाँ? सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम देखते हैं गुप्त शासक और उनके अभिलेख। जैसे समुद्रगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख था? प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख। कुमारगुप्त से कौन सा अभिलेख था? बिलसड़ स्तंभ अभिलेख। कौन सा? बिलसड़ स्तंभ लेख कुमारगुप्त से संबंधित है। और स्कंदगुप्त से भीतरी स्तंभ लेख संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे समुद्रगुप्त की जगह पर बिलसड़ स्तंभ अभिलेख दे दिया और कुमारगुप्त की जगह पर प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख दे दिया, तो इन अभिलेखों को याद रखना है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख, कुमारगुप्त बिलसड़ स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक को उपरिक कहलाते थे। सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? देश, जिसके शासकों को गोप्ता। फिर एक दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? भुक्ति, जिसके शासक को उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति होते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी कौन था? दंडपाशिक। आज क्या है? सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, एसपी।
पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चारण एवं भाट कहा जाता है। जो साधारण कर्मचारी थे चारण एवं भाट, जैसे आज कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, उसी प्रकार उस टाइम में होते थे। तो इनकी प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था थी। फिर विभिन्न प्रकार के कर होते थे, जैसे धान्य अनाज से संबंधित था, चाट लुटेरों से बचाने के लिए कर था, भट्ट कर क्या था, पुलिस कर, पढ़ने अनिवार्य कर, विशिष्टि बेगार कर। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन विद्वान, जैसे वत्स भट्टी किसने लिखी थी, रावण बद्ध। भास ने क्या लिखा था, स्वपन बास बदतम और चारुदत्तम। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा था। सुद्रुक ने मृच्छकटिकम, ब्राह्मण ने वृंत संहिता पंच सिद्धांतिका लिखी थी। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट लिखा था। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मा सिद्धांत। राजशेखर ने काव्य मीमांसा। बाघभट्ट ने क्या लिखा था, अष्टांग हृदय। बाणभट्ट ने हरिश्चरित और धन्वंतरि ने शल्य शास्त्र चिकित्सा से संबंधित। अब देखते हैं गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर, विष्णु मंदिर, ये हमने सब मंदिर देख लिए हैं। अब उसके बाद में देखते हैं प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाते थे एवं अन्य सदस्य मैत्र कहलाते थे। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक और उससे जो जुड़े सदस्य थे मैत्र कहलाते थे। ये प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्राम सभा ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई थी उसको पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक हुआ करता था। कितना होता था, भू राजस्व कुल उत्पादन 1/6 से लेकर के 1/4 से लेकर के 1/6 हुआ करता था। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, रुपयक। गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से थे, जैसे महाबलिधिकृत सेनापति, महादंड नायक न्यायाधीश, दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, संधि विग्रह उद्य तथा संधि से संबंधित विदेश मंत्री, विनय स्थिति शिक्षा एवं धार्मिक मामलों का प्रधान, अक्षपटलिक लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, चौरोद्रीनिक गुप्तचर विभाग का प्रधान। तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे महाबलाधिकृत, संधि विग्रह और अक्षपटलिक, और ये आप ये विनय स्थिति के बारे में भी देखना, जो शिक्षा एवं धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। फिर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था गुप्तकालीन। कायस्थों को सर्वप्रथम वर्ण याग बल के स्मृति में मिलता है। पूछ सकता है कि कायस्थों का वर्ण किस में मिलता है, याग बल के स्मृति में मिलता है। जबकि जाति के रूप में कायस्थों को सर्वप्रथम वर्ण ओसनम स्मृति में मिलता है। सती प्रथा होने का अभिलेख साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहते थे और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी के नाम से जाना जाता था। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनकी गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्त काल से संबंधित है। कौन कौन सी गुप्त काल से संबंधित है, 16 एवं 17। इसमें गुफा संख्या 16 के उत्कीर्ण और मन्नासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। किस शाखा से संबंधित है, महायान से। पूछ सकता है अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है, महायान शाखा से। ये महायान और यान किसके धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। याग बल के नारद कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त
सेकंड के दरबार में प्रमुख विद्वान आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे गए दशमलव प्रणाली का विकास किया। सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। ब्राह्मीर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथों की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्राकृतिक नियमानुसार समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। बाघभट्ट ने आयुर्वेदी के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। किसने की? बाघभट्ट ने अष्टांग हृदय की रचना की। तिगिन को हूणों का प्रथम राजा माना जाता है। हूणों को प्रथम राजा किसको माना जाता है? तिगिन को। फिर हम देखते हैं धार्मिक स्थिति। मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ। अवतारवाद की अवधारणा को उदय हुआ। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव एवं सब शिव भक्ति का विकास हुआ। नव हिंदू धर्म की शुरुआत इसी काल में हुई थी। वैष्णव धर्म सबसे प्रधान बन गया और शैव संप्रदाय को भी संरक्षण मिला। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना इसी काल में विकसित हुई थी। वैसे गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन कुछ विषयों में हम कह सकते हैं, लेकिन जैसे जातिवाद के मामले में, छुआछूत के मामले में हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे चांडाल लोग थे उनको गांव में के भीतर जहाँ पर अच्छे परिवार रहते थे या राजा से संबंधित जो भी परिवार रहते हैं वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं थी और बहुत सारी प्रकार की छुआछूत थी। इसलिए हम गुप्त काल को अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो हम स्वर्ण काल नहीं कह सकते हैं। इसमें है नहीं, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं आपको साक्ष्य के बाद में पूरा बता दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।